त्रिकोणमिति कल आपका समाप्त हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति में मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज की क्लास में जो है हम त्रिकोणमिति का अगला सेगमेंट ही शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। कौन सा हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये वाला लगा लेते हैं। ओके, त्रिकोणमिति का अगला सेगमेंट शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, त्रिकोणमिति से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, कितने सवाल है केशव लगभग इस शीट में? ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर की मैं केवल आपको एक ही शीट कराऊंगा, एक ही शीट में सारे टाइप खत्म हो जाएंगे एक ही शीट में। और लगभग मैं आपको इस पे 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 60 क्वेश्चन सारे वैरायटीज पे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ज्यादातर इसका सवाल मेरे दोस्तों प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में नहीं आएगा, एक शिफ्ट छोड़ के आता है। जैसे 40 शिफ्ट बनी तो 40 में से ये समझो कि लगभग 20 से 25 शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक सवाल डाला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का। और मेंस का जो पेपर होगा, चाहे आप सीजीएल का मेंस दें, चाहे आप सीटीएसएल का मेंस दीजिए, क्योंकि मेंस तो इन्हीं दोनों में होता है, चाहे आप सीडीएस का पेपर दीजिए, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप सीडीएस का पेपर देंगे मेरे दोस्तों तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के 2 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्री में हर शिफ्ट में सवाल नहीं आता। जैसे 40 शिफ्टों में पेपर हो रहा है तो 40 में से 20-25 शिफ्ट में इसका सवाल आएगा, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही शीट है, खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बिश। शीट में सीरीज में 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, कंफर्म। ओके, देखो वही सवाल आपको दोबारा से पढ़ने हैं जो आपने 10वीं क्लास में पढ़े थे। हाँ, एनडीए में भी आता है चित्रा जी, एनडीए में भी आता है। 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। ठीक है जी, वही सवाल आपको दोबारा से यहां पर करने हैं, वही पेड़ टूटने वाला, वही सूरज की परछाई वाले सवाल, वही जहाज वाले सवाल, वही सब दोबारा से करना है। लेकिन हम 10th में जिन तरीकों से करते थे, आज हम उनसे अलग तरीकों से करेंगे। हाँ जी, चाहे आप सीजल का मेंस दे, चाहे आप सीटीएसएल का मेंस दे, कंफर्म 30 क्वेश्चन में से एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा। एक सवाल, एक सवाल बेटे, पता है टाइम एंड वर्क का एक टाइम एंड वर्क चैप्टर है, टाइम एंड वर्क चैप्टर है, टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक सवाल तैयार करने के लिए अर्थमेटिक में बच्चे को 500 से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब जाके एक सवाल तैयार होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मात्र ये 50-60 सवाल कर लो, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन बच्चे को ये चीज समझ ही नहीं आती। वो वेटेज के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता कि किस चीज का वेटेज कितना है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करता है, क्योंकि दुनिया आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलती, दुनिया दुनिया के हिसाब से चलती है। ठीक है ना, सीजीएल का मेंस दे, सीटीएसएल का मेंस दे, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म। ओके, चलो तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैंने आपको इसका वेटेज बता दिया, एक ही शीट होगी। चलो, शीट मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा, मैंने शीट प्रिपेयर कर दी है। सारे के सारे जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस प्री के भी, मेंस के भी, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, सीडीएस के भी और सीपीओ के भी। सीपीओ में भी इस पे क्वेश्चंस आता है। सीपीओ वाले बच्चे इग्नोर ना करें। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हमेशा सीपीओ में गारंटी हर शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का होता ही है। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। क्लियर? सबसे पहले मेरे दोस्तों हम थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर सवालों को शुरू करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति की बेसिक समझ होनी चाहिए, त्रिकोणमिति की बेसिक समझ होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर पहले आपको 2 कंसेप्ट आपको समझने। सबसे पहला एलिवेशन एंगल, एक है मेरे दोस्तों एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं उन्नयन कोण। एलिवेशन एंगल हिंदी में इसका नाम है उन्नयन कोण। एलिवेशन एंगल क्या होता है मेरे दोस्तों? एलिवेशन एंगल, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है मेरे दोस्तों, आंख, दिस इज योर आंख। और मेरे दोस्तों ये क्या है? फिर आंख के सामने मैंने एक लाइन खींच दी, ये क्या है? तो ये होगी देसी भाषा में आंख की सीध। देसी भाषा में क्या बोलेंगे? आंख के सामने की लाइन में ऐसे खड़ा हूं, मैं सामने देख रहा हूं अपने स्टूडियो में, तो ये जो लाइन है आंख के सामने, इसको बोलते हैं आंख की सीध, आंख की सीध। लेकिन टेक्निकल इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। हिंदी में क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन और देसी भाषा में आंख की सीध, क्षैतिज रेखा। क्या आपको बात समझ में आई? ये हम किसी वस्तु को देखें सामने तो आंख के सामने जो लाइन जाती है उसे हम आंख की सीध बोलेंगे, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा देखो, अगर हम किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु हमारी आंख की सीध से ऊपर है, जैसे मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है मेरे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर कोई वस्तु ऊपर रखी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, तो हमें अपनी निगाह को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा, हमें अपनी निगाह को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में और वस्तु को मिलाने वाली लाइन में कौन बनेगा, उसे ही हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये कोई वस्तु है, सपोज ये कोई वस्तु है मेरे प्यारे भाई, ये कोई वस्तु है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये एक वस्तु है। तो हम अपनी आंख से इस वस्तु को देखते हैं। तो जब अपनी आंख से इस वस्तु को देखेंगे तो हमें अपनी आंख को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा, ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आंख और इस वस्तु को मिलाने वाली लाइन होगी मेरे दोस्तों, हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, हिंदी में बोलते हैं दृश्य रेखा है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। एक सेकंड मुझे दिखाना केशव, लाइन ऑफ साइट हिंदी में कहते हैं इसे दृश्य रेखा। क्या कहते हैं? दृश्य रेखा। हाँ जी आ गया जी मेरे दोस्त।
तो बेटा ये हमारी आंख है, आंख के सामने जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगर कोई वस्तु हमारी आंख की सीध से ऊपर है तो हमें उस वस्तु को निगाह उठा के ऐसे देखना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ साइट दृश्य रेखा कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर ऊंचाई पर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वस्तु और आंख को मिलाने वाली इस रेखा के बीच ये जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है थीटा, इसे ही एलिवेशन एंगल कहा जाता है। इस थीटा को ही मेरे दोस्तों एलिवेशन एंगल या फिर उन्नयन कोण कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? इसी को एलिवेशन एंगल कहते हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे आप यहां पे खड़े हो, सामने एक मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है, आप उस मंदिर की सबसे ऊंची चोटी को देखते हो, तो ये आपकी आंख की सीध है। आपने मंदिर की सबसे ऊंची चोटी को ऐसे निगाह उठा के देखा तो मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी आंख और मंदिर की चोटी को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी, जो दृश्य रेखा होगी, इसके बीच जो कोण बनेगा ये एलिवेशन एंगल होगा। इसको एलिवेशन एंगल कहते हैं। सभी को समझ में आया? तो एलिवेशन एंगल कब बनेगा मेरे दोस्तों? जब वस्तु आपकी आंख की सीध से ऊपर रखी हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। बड़ी बेसिक सी बात है, 9th क्लास में है ये सब कुछ, ठीक है ना? 9th में है तो 10th में हो गया होगा। अगला कंसेप्ट आपको समझना है यहां पर डिप्रेशन एंगल। अगला कंसेप्ट आपको यहां पे समझना है डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल बेटा हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अवनमन कोण। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटे? हिंदी में हम लोग इसको अवनमन कोण कहते हैं। डिप्रेशन एंगल हिंदी में अवनमन कोण, ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा, दोनों में बड़ा बारीक फर्क है। सपोज मेरे दोस्तों ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, बिल्कुल 6/6 आई साइट है आपकी, ये आपकी आंख है। तो आंख के सामने की जो लाइन होगी होगी आंख की सीध या हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बन गया बेटा? ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख की सीध, क्षैतिज रेखा। क्या बेटा? ये है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आंख की सीध से नीचे रखी हुई है, अगर कोई वस्तु मेरे दोस्तों आपकी आंख की सीध से नीचे रखी हुई है इस प्रकार से, क्लियर है? तो यानी कि आपको उस वस्तु को क्या देखना पड़ेगा? फिर निगाह झुका के देखना पड़ेगा, ऐसे निगाह झुका के। और निगाह झुकाने का मतलब मेरे दोस्तों डिप्रेशन हो गया आपको, इसलिए इसका नाम डिप्रेशन एंगल रखा गया है। अगर कोई वस्तु आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, आंख की सीध के नीचे रखी हुई है तो वस्तु को आपको ऐसे निगाह झुका के देखना पड़ेगा। निगाह झुकी यानी कि डिप्रेशन हो गया, इसलिए इसका नाम डिप्रेशन एंगल रखा गया है। तो भैया मेरे ये वस्तु की, ये आपकी आंख है, ये वस्तु है, तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों, इस लाइन को हम कहते हैं प्यारे बेटे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये लाइन ऑफ साइट है। और इनके बीच ये वाला जो कोण बनेगा, इनके बीच जो वाला कोण बनेगा, इसको मैं अल्फा नाम देता हूं, इसे ही डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। तो सभी को एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल में फर्क समझ में आया? एग्जांपल के लिए आप अपने घर की छत पे खड़े हुए, आपका घर है, आप घर की छत पे खड़े हुए, घर की छत पे खड़े हुए, और नीचे से मेरे दोस्तों नोरा फतेही जाती है, नोरा फतेही गुजरती है, तो आप टारगेट को देखोगे भी नोरा फतेही को मेरे दोस्तों, क्लियर है? तो आपकी ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, यही डिप्रेशन एंगल कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो कोण बनेगा, इसे ही मेरे दोस्तों क्या कहा जाएगा? डिप्रेशन एंगल कहा जाएगा। सभी को समझ में आया? क्लियर है? डेफिनेशन लिखाएं सर जी। ओए ओए ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो? ये कोई ट्यूशन नहीं चल रहा तुम्हारे, 9वीं क्लास का ट्यूशन चल रहा है क्या? बच्चों की तरह इमला लिखवाया जा रहा है, कंपटीशन की तैयारी हो रही है। ये बात इतनी छोटी और नन्ही सी है कि एक बार मैंने बता दिया, आपने समझ लिया और हम आगे बढ़ गए। बताओ, ये तो आपको जो है पता होनी चाहिए थी बेटा, पहले से पता होनी चाहिए थी बात आपको पहले से, ठीक है? एग्जांपल फिर से बताते हैं कि जैसे भाई आपका घर है, आप घर की यहाँ पे जो है बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, और ये आपकी गली में नोरा फतेही आई मेरे दोस्तों, तो ये नोरा फतेही आई मेरे प्यारे भाई, और आप उसको टुकर टुकर देखने लगे। तो मेरे दोस्तों ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी आंख, आपकी आंख और नोरा फतेही को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच ये जो कोण बनेगा मेरे दोस्तों अल्फा, यही डिप्रेशन एंगल कहलाएगा। अगर ये कोण अल्फा है तो बेटा ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। देखो कंसेप्ट आपको जानना है कि अगर दो लाइन समांतर है, दो लाइन समांतर है, मैं उनकी त्रियक रेखा खींचता हूं, मैं उनकी ट्रांसवर्सल लाइन खींचता हूं, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होता है, अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं समांतर है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो वैसे ये वाला अल्फा, मैं आपसे पूछ लूं कि ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा? अल्फा ही बनेगा मेरे प्यारे भाई। तो डिप्रेशन एंगल ये होता है अल्फा। लेकिन अगर मैं यहां से एक समांतर रेखा खींच दूं, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींच दूं, पैरेलल लाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सभी को फर्क समझ में आ गया कि एलिवेशन एंगल क्या होता है और डिप्रेशन एंगल क्या होता है। अर्पित सिंह यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक जानना है बेटे आपको? सभी को, अगर आपको एलिवेशन एंगल डिप्रेशन एंगल समझ में आए तो कमेंट में यस लिख देंगे। अच्छा टुंगू शेषगिरी जी, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिख देंगे। आगे चलते हैं, देखो मेरे दोस्तों नेक्स्ट, राइट एंड डिस्टेंस सारा राइट एंगल पे चलता है, समकोण त्रिभुज पे। आप जब भी किसी वस्तु को देखते हैं या घूरते हैं तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनता है। जब भी आप किसी वस्तु को देखेंगे तो हर जगह आपको राइट एंगल दिखाई देगा। अगर मैं राइट एंगल को अच्छे से समझ लूं, राइट एंगल के एंगल्स को अच्छे से समझ लूं, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बहुत जल्दी बिना किसी कैलकुलेशन के हो जाएंगे। तो बेटा 3 राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हैं, अगर वो मैंने अच्छे से समझ लिए, तीन राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर मैंने अच्छे समझ लिए तो सारे सवाल आसानी से बनेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। पहला है 45 45 90, पहला है 45 45 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री मेरे दोस्तों, 45 45 90 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, ये वाला
ये समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों आपके सामने, जिसमें ये वाला जो कोण है बच्चे, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये बाकी दोनों कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। बात समझ में आई? आप बोलोगे आंसर ये भी 45 डिग्री है। मैं चाहे तो इसको नाम भी देता हूं कि ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें एंगल भी 90 है। तो 45 45 90 समकोण त्रिभुज है। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। अब बहुत बेसिक नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। बहुत सिंपल सा नियम है। तो यहां पर ये दोनों कोण बराबर है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने ए बी और यहां 45 डिग्री के सामने की भुजा बी से दोनों बराबर बराबर होंगी। ये ए बी और बी सी इक्वल इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान, राइट एंगल यानी कि समकोण। तो ये 45 45 90 बहुत सिंपल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं AB और BC भी बराबर हो जाएंगी। अगर भुजा AB की लंबाई 1 यूनिट है, अगर भुजा AB की लंबाई 1 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो BC की लंबाई भी 1 यूनिट ही होगा। अगर भुजा AB की लंबाई 1 यूनिट है तो BC की लंबाई भी 1 यूनिट होगा। तो पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने कितना आएगा? पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने आएगा भाई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और 1 जमा 1 क्या होता है? 2 होता है। 1 जमा 1 2 होता है, यानी कि √2 यूनिट। तो हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो √2 यूनिट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो समकोण त्रिभुज की जो साइड का रेशियो होगा वो 1:1:√2 होगा। साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1:√2 होगा। साइड का जो अनुपात होगा वो 1:1:√2 होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो उसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 1:1:√2 होगा, 1:1:√2 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब जैसे मैं आपसे इस पे क्वेश्चन पूछता हूं इस प्रकार से, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। मैं आपसे कहता हूं कि ये 16 सेंटीमीटर है, 16 ये 16 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा? जल्दी से, ये कितना आएगा? बताइए जल्दी से, ये कितना आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे दोस्त बताएं। तो ये 90 45, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। 45 45 90 ट्रायंगल। आपको पता है कि 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट है। 45 डिग्री के सामने अगर x है तो 90 के सामने √2x है। 45 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने उसका √2 गुना होगा। अगर 45 डिग्री के सामने 1 है तो 90 के सामने √2 है। 45 डिग्री के सामने x है तो 90 डिग्री के सामने √2x है। 45 डिग्री के सामने गधा है तो 90 डिग्री के सामने √2 गधा है। अगर यहाँ 45 डिग्री के सामने 16 है तो 90 डिग्री के सामने 16 का √2 गुना 16 √2 होगा। 90 डिग्री के सामने 16 √2 आ जाएगा। आपको साइन कॉस टेन लगाने की जरूरत नहीं है, 16 √2, बात खत्म। 16 √2, √2 गुना √2 से गुणा हो जाएगी। 16 63 65 ट्रिपल 8। अरे देवनाथ बघेल जी पागल हो गए हो क्या? हैं कतई बघेली बनने भैया जी, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? ये 45 ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है भाई। एक ही भुजा दी है, ट्रिपलेट तब लगता है जब दो भुजाएं दी हुई हो बेटा। ऐसे तो 16 12 20 में ट्रिपलेट होता है, 16 12 20 क्यों नहीं लगा रहे? बात आई समझ में? बहुत सिंपल सी बात थी। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, सपोज ये आपको दिया मेरे दोस्तों कि ये वाली जो भुजा है आपकी ये 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है? ये कितना है? जल्दी बताओ ये कितना है? ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है 45 45 90। अभी तो बताया, अभी तो हमने आपको पढ़ाया बेटे, पढ़ाया नहीं क्या कि 45 45 90 में साइड का रेशियो 1:2 होता है। अगर 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट है। 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट है। √2 यूनिट की वैल्यू 26 सेंटीमीटर है। √2 यूनिट की वैल्यू, √2 यूनिट की वैल्यू 26 सेंटीमीटर है। √2 यूनिट की वैल्यू 26 सेंटीमीटर है। √2 यूनिट 26 सेंटीमीटर है। तो 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना आएगा? 26 को √2 से भाग देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 26/√2, और 26 क्या होता है? 13 दूनी 26, और भाग देंगे √2 से। √2 से 2 कटेगा √2 बार, यानी कि 13 √2 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 √2 सेंटीमीटर आ गई। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर है? इतनी सिंपल सी बात है। बस ये ध्यान रखना कि 45 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने उसका √2 गुना होगा। √2 यूनिट की वैल्यू दी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली 13 √2 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी आया है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। अगला ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है बेटा। सेकंड ट्रायंगल है 30 60 90। सेकंड ट्रायंगल सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है 30 60 90। 30 60 90 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 30 60 90 डिग्री मेरे दोस्तों। समझ में आएगा? अभी आएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाया है। थोड़ा और बड़ा कर दें क्या? और बड़ा कर दे रहे हैं। हमने आपके सामने मेरे दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें ये वाला जो कोण है बेटा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मैं इसका नाम भी दे दे रहा हूं एबीसी। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वाला जो कोण है 30 डिग्री का है। भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये 30 डिग्री है तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। 30 60 90 होता है। 30 60 90 और 90 180। तो 30 60 90 स्पेशल ट्रायंगल है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अब जो मर्जी आप इसमें लगा लो, मुझे आप टेन लगा लीजिए, आप साइन लगा लीजिए, आप कॉस लगा लीजिए, जो मर्जी आया आप वो लगा लो, है ना। टेन साइन कॉस कुछ भी लगाइए, सबसे सेम आएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे टेन 30 डिग्री लगाया मेरे दोस्तों, टेन 30 डिग्री, बताओ तो टेन 30 डिग्री क्या है भाई? ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो इस 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर है, ये भुजा ए बी परपेंडिकुलर है, और 30 डिग्री से सटी हुई ये वाली साइड बीसी बेस, ये वाली साइड बेस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एबी से बीसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? ये हो जाएगा।
बोलो, अगर मैं समकोण त्रिभुज में tan 30 डिग्री लगाता हूं तो tan होता है लंब बटे आधार, 30 डिग्री के लिए भुजा लंब है AB और आधार कितना है BC, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, हमने आपको टेबल में याद करवाया है कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3 है, यानी कि AB से BC का क्या आ गया, अनुपात आ गया, भुजा AB से भुजा BC का रेशियो आ गया, ये भुजा AB से भुजा BC का क्या आ गया बच्चों, रेशियो आ गया। यानी कि अगर भुजा AB 1 यूनिट है तो BC कितना है, BC √3 यूनिट है, AB से BC का रेशियो कितना है, 1/√3। कहने का मतलब अगर भुजा AB ये वाली 1 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है तो आप मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा √3 यूनिट, √3 यूनिट। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। तो बेटा ये क्या आएगा फिर, कि कर्ण कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस से क्या आएगा, पाइथागोरस तो हम जानते हैं 1 है √3 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का √2, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 2 यूनिट। यानी कि मुझे इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो पता लग गया, 1/√3/2, ये पता लग गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 60 90 डिग्री हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 60 90 डिग्री हैं, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट होती है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 60 और 90 डिग्री हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 60 90 डिग्री हैं, तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 1/√3/2 होगा, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो 1/√3/2 होगा। क्लियर, मैंने समझाया भी है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, 90 के सामने दुगना होगा, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने दुगना होगा, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने दुगना होगा, 60 डिग्री के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 यूनिट सबसे छोटा, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने हमेशा 2 यूनिट होता है। क्लियर है, अब देखो मैं इसका फायदा आपको दिखाता हूं, फायदा जैसे आपके सामने आ गया क्वेश्चन, आ गया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपसे कहा कि ये वाली जो भुजा है मेरे दोस्तों, ये जो है ये 21 मीटर 21 मीटर, तो आप मुझे बताओ ये कितना है, जल्दी से बताओ ये कितना है, जल्दी से बताओ ये कितना है, फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से ये कितना है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग ये कितना है। तो आप तुरंत कहोगे सर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू 21 मीटर दी है, 1 की वैल्यू 21 मीटर दी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी 42 मीटर, तो ये भुजा 42 मीटर आ जाएगी, 42 मीटर। कितना आ जाएगा, 42 मीटर 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा, तो आप तुरंत कहोगे सर ये 90 है, 30 है, 60 डिग्री है, और सर 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, √3 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मतलब 21 मीटर है, 1 की वैल्यू 21 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू आएगी 21 √3। अगर ये भुजा x है तो ये √3x होगी, ये 2x होगी। समझ में आया, ये भुजा कितनी आ जाएगी 21 √3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। और मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, बताइएगा जल्दी से, और हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए तब तक आप पढ़ें। देखो मेरे दोस्तों प्यार से सुनिएगा, ये 90 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कहने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ये वाली जो भुजा है ये 56 मीटर है, 56 मीटर, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, जल्दी से ये कितना होगा। तो अब लिखना कम करो और दिमाग में सोचना ज्यादा शुरू करो, बताओ ये कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा मेरे प्यार में, फटाफट आप जवाब दें। तो आप कहोगे सर क्या कहोगे, सबसे फेमस है इसलिए एग्जांपल भी ज्यादा लेंगे इस पे। सर 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने अगर 2 यूनिट होता है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट। 2 की वैल्यू सर आपने 56 मीटर कर दी है, तो 1 की वैल्यू सर 28 मीटर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 मीटर, ये 28 मीटर आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बताओ ये कितना आएगा, जल्दी से जवाब दे, ये कितना आएगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो 1 यूनिट के लिए 28 मीटर है, तो ये भुजा कितनी आएगी, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी 28 √3 मीटर, 28 √3 मीटर। बस एक बात से काम चल जाएगा कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। 1 यूनिट के लिए 28 है तो √3 की वैल्यू 28 √3। ठीक है, चलो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लास्ट। देखो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये भुजा 15 √3 है, ये भुजा 15 मीटर है, ये भुजा 15 मीटर है, 15 मीटर। तो आप मुझे बताओ ये भुजा कितनी आएगी और ये भुजा कितनी आएगी, और सही जवाब देना प्लीज, गलती मत करना प्लीज, सही जवाब देना, गलती ना करना। नहीं पता दुर्गेश जी, करें ध्यान रखिए, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, बात खत्म। 30 60 90 कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही चित्र बने, ऐसे भी तो बन सकता है। ये कौन 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वाला कौन कितना आ जाएगा, फिर 30 डिग्री आ जाएगा, ये वाला कौन कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 यूनिट, √3 यूनिट की वैल्यू 15 मीटर है, √3 यूनिट की वैल्यू। 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बताओ जल्दी से। अगर √3 का मान 15 मीटर है तो 1 यूनिट का मान आएगा 15 बटे √3,
और 15 होता है 5 तिया 15, 5 3 को जब रूट 3 से भाग देंगे 5 रूट 3 मीटर, तो ये जो भुजा है 5 रूट 3 मीटर आ जाएगी, 5 रूट 3 मीटर। समझ में, 5 रूट 3 मीटर। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने होता है 2 यूनिट, 2 यूनिट। अभी तो बहुत बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एक की वैल्यू 5 रूट 3 है तो 2 की वैल्यू क्या है, अगर 1 यूनिट के लिए 5 रूट 3 है तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 5 रूट 3, 2 गुणा 5 रूट 3 यानी कि 10 रूट 3 मीटर, 2 गुणा 5 रूट 3 10 रूट 3 मीटर, खत्म। समझ में आई बात। एक की वैल्यू 5 रूट 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 रूट 3, ये भुजा 10 रूट 3 होगी। 45 डिग्री पर तो मैं बता चुका हूं, ये सब बता दिया मैंने 45 डिग्री पर। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। ओके आगे चलें, नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट ट्राइंगल। सर बी 15 रूट 3 होगा, क्या 15 रूट 3 होगा, रूट 3 यूनिट का मान 15 मीटर है तो 1 यूनिट का मान 15 बटे रूट 3, 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है। एकदम लाइव क्लास है। ओके विशाल पांडे, तो समझ में मेरे दोस्तों, ये ट्राइंगल समझ में पहला, ये दूसरा, अब आगे चलेंगे तीसरा ट्राइंगल, थर्ड। थर्ड और बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल इस पे बनता नहीं है, 15 75 90, 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री, 15 75 90। ठीक है मेरे दोस्तों, 15 75 90। मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया मेरे दोस्तों इस प्रकार से, नुकीला ट्राइंगल बनता है ये चौंच वाला। ये कौन 90 डिग्री का है मेरे प्यारे भाई, ये एबीसी है, ए बी सी। ठीक, ये वाला कौन काफी छोटा है 15 डिग्री का, ये वाला कौन ऑटोमेटिकली 75 हो जाएगा, 15 75 90 और 90 180। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब यहां पर आप जो मर्जी वो लगा लो, चाहे आप साइन लगा लो, चाहे आप कॉस लगा लो, चाहे टेन लगा लो, वो इच्छा आपकी है। अब अगर मैं यहां पे टेन 15 डिग्री लगाता हूं, टेन, तो आप मुझे बताओ टेन क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। टेन होता है 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, ये एबी है, 15 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर है एबी और ये आपका बेस है बीसी, तो टेन 15 डिग्री बराबर हो गया एबी बटे बीसी। बोलो बात सही है, आप बोलो सर सही है। लेकिन आप ये बताओ मैंने टेन 15 डिग्री की क्या वैल्यू बताई है, बोलो टेन 15 डिग्री का क्या मान होता है बताइए। तो टेन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है, जाके चेक करो। टेन 15 डिग्री होता है रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, यानी कि क्या आ गया, ये एबी से बीसी का रेशियो आ गया, ये एबी से बीसी का रेशियो आ गया, एबी से बीसी का, यानी कि अगर एबी की लंबाई रूट 3 माइनस 1 यूनिट है तो बीसी की लंबाई रूट 3 प्लस 1 यूनिट है। यानी कि अगर एबी की जो लंबाई है, अगर एबी की लंबाई रूट 3 माइनस 1 यूनिट है, अगर एबी की लंबाई रूट 3 माइनस 1 यूनिट है, तो 75 डिग्री के सामने बीसी है, बीसी की जो लंबाई है वो रूट 3 प्लस 1 यूनिट होगा, रूट 3 प्लस 1 यूनिट होगा। एबी से बीसी का जो रेशियो होगा, एबी से बीसी का जो रेशियो होगा वो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 होगा। और अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से एसी हाइपोटेनस निकालें तो पाइथागोरस से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर जमा रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना 3 1 4, यानी कि 4 8 का अंडर रूट, भाई 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा रूट 2, 2 रूट 2 यूनिट। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 यूनिट, 2 रूट 2 यूनिट। सभी को समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, 4 माइनस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कट गया 4 4 8, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2, पाइथागोरस से आ जाएगा बेटा 2 रूट 2। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 15 75 90 डिग्री हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 15 75 90 डिग्री हैं, तो 15 डिग्री के सामने की साइड रूट 3 माइनस 1 यूनिट होती है, 15 डिग्री के सामने की साइड रूट 3 माइनस 1, 75 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो बड़ी होगी रूट 3 प्लस 1, सबसे छोटी 15 डिग्री के सामने होगी रूट 3 प्लस 1, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो होगी 2 रूट 2, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो 2 रूट 2 होगा, और इस साइड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 15 75 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होगा वो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 होगा, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 होगा, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें किसी को कोई परेशानी है नहीं। एक बार फिर से जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई उसका रिवीजन कर लेते हैं। एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल 45 45 90 1 1 रूट 2 हो गया, 30 60 90 में रेशियो 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2 हो गया, 15 75 90 में रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2 हो गया। ठीक है, चलिए पहले यहां तक सवाल करते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी में आगे कंसेप्ट बताऊंगा, भुजाओं का रेशियो। ठीक है जी, केशव लगा दो शीट, क्योंकि बहुत सारे नए एग्जाम हुए नितिन तिवारी जी और उनके सवाल सीट में ऐड हो गए हैं। ओके सर, बहुत बार रिवीजन करके भी डर क्यों लग रहा है, निखिल गोयल जी डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए। 50 60 जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगा लोगे आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। नहीं संडे को क्लास नहीं होती है भाई, पीडीएफ नोट सभी देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं, विशाल पांडे जी कह रहे हैं क्योंकि पीडीएफ देने से बच्चे ढीले सुस्त आलसी और कूड़ा ना पढ़ने वाले मक्कार हो जाते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। और कोई संज्ञा देनी हो तो बताओ। वो बच्चा कभी लाइव क्लास में पढ़ता नहीं है ना, वो कभी खुद से नोट्स बनाता है, और जब खुद के नोट्स बनाने की आदत छूट जाएगी तो कभी वो ढंग से रिवीजन नहीं कर पाएगा। उन पीडीएफ को खोलकर कभी भी उस तरीके से रिवीजन कर ही नहीं सकता जो बच्चा खुद के नोट्स बना के करता है। मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता जो खुद से नोट्स बनाते हैं और एग्जाम टाइम में उस नोट्स को रिवीजन करके पेपर फोड़ के आते हैं। ठीक है, कचरा लोगों पे तो ध्यान ही नहीं है, वो तो कचरा ही रहेंगे। खुद के बनाए हुए नोट्स की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती, खुद के बनाए हुए नोट्स की।
ज्यादा सुविधा देने से लोग मक्कार हो जाते हैं, और हम तो भारतीय हैं, हम तो जानी जाते हैं मक्कारी और गद्दारी के लिए। ठीक है जी, मैं बहुत ध्यान रखता हूं। मेरा क्या यहाँ से क्लिक करा हो गया, सेव डलवा दी पीडीएफ, नहीं करूंगा मैं वाकई में परवाह करता हूं आपके फ्यूचर की। मैं स्टूडेंट की नस को अच्छी तरीके से जानता हूं, है ना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कहा जाता है कि हमारे देश में नेता बुरे हैं, अधिकारी सबसे बुरे ना, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। स्टूडेंट की जो जमात है ना, वो सबसे घटिया है, सबसे मक्कार, ढीली, आलसी है। ठीक है, जो हमेशा अपनी गलतियों का बोझ दूसरे पे डालती है, हमेशा। जो बिना कुछ करे मलाई खाने के चक्कर में रहती है, ज्यादातर 99%। नेता तो फिर भी 10% ईमानदार मिल जाएंगे, स्टूडेंट तो 99% बेईमान है, 1% ईमानदार है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। चलिए शुरू करते हैं, सवाल नंबर 1। करो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे जल्दी से। नहीं 35, 55, 90 नहीं याद रखना है, ठीक है जी। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट। एक टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन, सूरज का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है बेटा। सवाल में आपको थोड़ा सा फिजिक्स भी लगाना पड़ेगा। जैसे भी ये टावर है, टावर है, ये टावर है, जाहिर सी बात है ये टावर है, धूप निकल रही है तो इसकी परछाई भी बनेगी। यहां मेरे दोस्तों जैसे सूरज निकल रहा है, ये निकल रहा है सूरज, ये सूरज है, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ, जब इस सूरज की किरणें, जब इस सूरज की किरणें ऐसे 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 इस बिल्डिंग के, इस टावर के ऊपर से जाएंगी, इस टावर के ऊपर से जाएंगी मेरे प्यारे, टावर के ऊपर से जाएंगी तो जमीन पे आके यहां टकराएंगी, जमीन पे आके यहां टकराएंगी, यहां सूरज की किरणें टकराएंगी आके। तो यानी कि ये जो है, ये जो लेंथ है, ये इतनी परछाई बन जाएगी इसकी, इतनी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, परछाई बन जाएगी। बोलो भाई, ये जो सूरज की किरणें हैं, ये इस टावर के ऊपर से होते 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 यहां आके जो है टकराएंगी, यहां पे आके टकराएंगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये क्या बन जाएगा, इसकी परछाई बन जाएगी इतनी। बात ही समझ में, आप बोलोगे हाँ सर ये परछाई बन जाएगी, ठीक है। और सवाल में यही बोला गया है, सवाल में जो है वो यही बोला गया कि परछाई जो है वो ऊंचाई का √3 गुना है। यानी परछाई जो ऊंचाई का √3 गुना है, यानी कि अगर इस टावर की ऊंचाई 1 है तो जो छाया जो बनी है, जो शैडो बनी है, शैडो की लंबाई √3 है, शैडो की जो लंबाई है √3 है। आपसे पूछा सूरज का एलिवेशन एंगल, तो ये जो कोण बन रहा है यही सूरज का एलिवेशन एंगल है, यही जो कोण बन रहा है यही सूरज का एलिवेशन एंगल है। बताओ कितना है, जल्दी से बताओ कितना है। 60 डिग्री बता रहे हैं, 30 डिग्री है बच्चे, 30 डिग्री। एक 30 डिग्री के सामने एक होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 30 60 90 ट्रायंगल नहीं दिख गया, 30 डिग्री के सामने एक होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। तो सूरज का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री होगा, ना कि 60 डिग्री होगा। समझ में आई बात। जो टावर की हाइट है उसका √3 गुना परछाई बनी है। अगर ये 1 है मेरे दोस्तों तो √3 यूनिट हो जाएगा, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, तो ये एलिवेशन एंगल सूरज का ये वाला होगा 30 डिग्री। ठीक है जी, ये कंसेप्ट यहां पे लगाया है, ये वाला। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है, इतना तो पूरा मैंने आपको खोल के बता दिया बेसिक से। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके बताएं जल्दी से, एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ जल्दी से, क्या आंसर है फटाफट बताएं, फटाफट। पेड़ की ऊंचाई 45 मीटर है। ये सूरज का एलिवेशन एंगल ये वाला होगा, यही तो पूछा है। ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई 45 मीटर है, पेड़। ये सूरज है, सूरज की किरणें जब पेड़ के ऊपर से गुजरेंगी तो जमीन पे आके यहां टकराएंगी, यहां धूप लगेगी, धूप की किरण यहां धूप आएगी नहीं तो ये बन जाएगी परछाई, ये पेड़ की परछाई बन जाएगी। तो परछाई कितनी बनी है, 15 √3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 45 मीटर है। तो ये अगर ये आपकी आंखें, आप सूरज को देख रहे हो तो ये जो कोण बनेगा यही सूर्य का, सन का एलिवेशन एंगल। ये बताना कितना होगा बेटा, ये कितना होगा, बल जल्दी से बताओ भाई। 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, ये 35 डिग्री होगा नहीं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को, 90 डिग्री तो है नहीं, ये 35 डिग्री भी नहीं है। 45 डिग्री तो तब आएगा जब ये दोनों बराबर हो, ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है तो 45 डिग्री भी नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये वाला सही है। अगर आप गौर से देखो, ये 15 √3 का √3 गुना है। जो 45 मीटर है, क्या है ये जो 45 मीटर है, 15 √3 का √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स 15 या 45। यानी कि मेरे प्यारे भाई 30 60 90 दिमाग बैठाओ, अगर ये x है, अगर ये x है तो ये x का √3 गुना है। अगर ये 1 यूनिट है तो यहां √3 गुना है, √3 गुना है। √3 गुना किसके सामने होता है, 60 डिग्री के सामने। तो ये वाला जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। बात समाप्त, सवाल में कोई दम नहीं था, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने यहां पर 3। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। ये पहला टाइप है बच्चे, ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, पहला टाइप, पहला टाइप। इस टाइप के 3 सवाल होंगे। बोला 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है।
जो उससे 2.42 मीटर दूरी पर है, सूरज का एलिवेशन एंगल क्या है? तो मेरे दोस्तों सवाल को पहले ढंग से पढ़ो। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, तो ये एक लड़की है मेरे प्यारे भाई। इस लड़की की जो हाइट है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। ये लड़की सूरज को देख सकती है 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से। तो भाई ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार की जो हाइट है वो 3.62 मीटर है, इस दीवार की हाइट। ये आपकी लड़की है मेरे प्यारे, लड़की, लड़की का जो है आंखें हो गई। तो बोला है ये लड़की जो है सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, यानी कि ये लड़की सूरज को देख पा रही है इस दीवार के ऊपर से। इस तरीके से यहां सूरज जो है, सूरज देवता प्रकट हो रखे हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो लड़की दीवार के ऊपर से सूरज को देख पा रही है, 1.2 मीटर लंबी जो है लड़की है, 3.62 मीटर लंबी दीवार है, दीवार के ऊपर से सूरज को देख सकती है, सकती है लगाए, ठीक है ना। विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। देखो ये जो विच है ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है। कौन है? वॉल। ये जो है ये किसके आता है? नियरेस्ट दीवार के लिए। ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, ये लड़की से कितनी दूरी पर है? ये दीवार लड़की से 2.42 मीटर दूरी पर है। तो ये जो दीवार है ये इस लड़की से कितनी दूरी पर है? 2.42 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो दूरी है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है दीवार की, जो लड़की से दूरी है, ये 2.42 मीटर है, 2.42 मीटर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपकी दीवार है, ये दीवार है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा सन का एलिवेशन एंगल क्या है? सन का एलिवेशन एंगल कैसे निकालेंगे भाई? यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। ये लड़की है, लड़की 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये उसका माथा होगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये सूरज का एलिवेशन एंगल है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। बताओ कैसे निकलेगा? मैंने सीधी रेखा खींची, ये 2.42 है तो ये भी तो 2.42 हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर। आमने सामने की लंबाई बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। आप कह सकते हैं लड़की 1.2 मीटर लंबी है, 1.2 मीटर, तो इसके आगे ये लेंथ भी 1.2 आएगी, ये लेंथ भी 1.2 आएगी, यहां से यहां तक की बिल्कुल आमने सामने की लंबाई बराबर हो जाएगी। अगर ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो इसके सामने ये भी 1.2 मीटर आएगा। तो भैया ये लेंथ कितनी बची बताइए जल्दी से, ये कितनी बची? फटाफट फटाफट। तो आप कहोगे सर 3.62 में से 1.2 घटा दो, 3.62 में से 1.2 घटा दो, ये बचा 2.42 मीटर, ये 2.42 मीटर बचा। तो ये जो आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का, देखो समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। आपको फिगर में कैसे भी समकोण त्रिभुज देख लेना है। दोनों लेंथ डाटा ऐसा सेट है कि ये 2.42 ये 2.42 बराबर आ गया, यानी कि समकोण त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई बराबर आ गई। अगर समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कैसा ट्रायंगल होगा? ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये वाला कोण कितने का आएगा? 45 डिग्री का। ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 45 डिग्री। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो 45 45 90 डिग्री का है। अनुराग श्रीनिवास को छोड़कर सबको समझ में आ गया, वेरी गुड अनुराग, ठीक है। चलो टाइप समाप्त, अगला टाइप। ये एक टाइप खत्म हो गया जिसमें सूरज का एलिवेशन एंगल पूछा गया था, पहला टाइप खत्म, सूरज का एलिवेशन एंगल वाला। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड टाइप पर हम दो क्वेश्चन लेंगे। सवाल नंबर 4 बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है? 28 मीटर ऊंचाई के खंबे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक दूसरे खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करें। सवाल लेटेस्ट सीजीएल 2023 प्री का है, सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, वैसे तो इस सवाल में डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, देखो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। बोला 28 मीटर ऊंचाई के खंबे की छाया की लंबाई 19.2 है। उसी समय इंपॉर्टेंट, उसी समय मतलब सेम टाइम पे सेम एलिवेशन एंगल बनेगा, एलिवेशन एंगल सेम रहेगा। उसी टाइम पर 52.5 मीटर ऊंचाई के दूसरे खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी? देखो जैसे खंबा है ना, सूरज देवता प्रकट हुए हैं, सूरज देवता प्रकट हुए, खंबा है मान लीजिए, तो यहां से ये सूरज की किरण यहां जमीन पर आके टकराएंगी और ये क्या बन जाएगी? उसकी काली छाया बन जाएगी। ये एलिवेशन एंगल होगा। अगर हम सेम टाइम पे देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल सेम ही रहेगा बेटा, एलिवेशन एंगल तो सेम ही है। ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सूरज का एलिवेशन एंगल तो सेम ही है। तो जब सूरज का एलिवेशन एंगल थीटा सेम है, अगर थीटा सेम रहेगा, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा टावर भी खड़ा कर दूं, दूसरा टावर भी खड़ा कर दूं, तो उसकी परछाई बन जाएगी, दूसरे टावर की परछाई भी बन जाएगी। अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम रहेगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि जो हाइट का रेशियो होगा वही परछाई का रेशियो सेम बनना चाहिए, है ना। हाइट का रेशियो और परछाई का रेशियो सेम बनना चाहिए। भाई एक टावर 28 मीटर ऊंचा है, एक दूसरा टावर है जो 52.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 52.5 मीटर ऊंचा। एक टावर 28 मीटर ऊंचा है, एक दूसरा टावर है जो 52.5 मीटर ऊंचा है। ये दोनों टावर की हाइट का रेशियो है। बताओ, पहले टावर की छाया 19.2 मीटर लंबी है, पहले टावर की जो परछाई है, जो शैडो है, वो 19.2 मीटर लंबी है। दूसरे टावर की शैडो की लंबाई क्या होगी? तो बेटा यहां आपको कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे मेरे दोस्तों दो टावर भी मैंने खड़े कर दिए, ऐसे समझिए कि ये टावर 28 वाला है, ये 52.5 मीटर हाइट वाला है, ठीक है। क्योंकि एलिवेशन एंगल सेम है तो इनके परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो सेम आएगा, लंब आधार का रेशियो सेम आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हाइट का रेशियो होगा वही रेशियो शैडो का भी होगा, बस बराबर कर देना है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, आपको कॉमन सेंस से सवाल करना है, कॉमन सेंस से, ठीक है भैया। कटिया तो काट लीजिए मेरे दोस्तों, ओके। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 10 नहीं, 14 से नहीं जा रहा, ये 14 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 3 7 पंजे 35, 7.5, 4 से चला जाएगा भाई, 4 चौक 16 और 3 4 अट्ठे 32। तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी 7.5 गुणा 4.8, 7.5 गुणा 4.8,
ठीक है जी। 7.5 गुणा 4.8 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। 36 मीटर आ जाएगा, 36 मीटर, 36 मीटर। 7.5 गुणा 4.8, 7.5 कितना आता है? या 4.8 को क्या लिख सकते हो, 12/5 लिख लीजिए, या 7.5 को आप लिख लो, कई तरीके हैं करने के। 7.5 क्या होता है? 75/10। इनकी मल्टीप्लाई करने में ना, मैंने पहले 7 से काट लिया, फिर 4 से 19.2 को काटा, 4.8 बार। इनकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे दोस्तों। ये मल्टीप्लाई करने का भी आपको आसान तरीका सुनना हुआ है। 7.5 कितना है? 15 का आधा, 15 का आधा 2 से चला जाएगा 2.4 बार, तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 36 मीटर आ गया, 36 मीटर। ये सवाल का आंसर है, और काफी अच्छा सवाल था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन समझ में आया बेटा? आगे चलेंगे, एक और सवाल इसी टाइप का, सेम टू सेम इसी टाइप का एक और सवाल, जो कि होगा सवाल नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये सवाल, सीपीओ 2020 के पेपर का है। सेम सवाल है, बस लैंग्वेज एकदम अलग है, और कई सवाल सीपीओ 2020 में आपको मिल जाएंगे ऐसे। बनाओ, एक आदमी एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, एक आदमी खड़ा है मॉल के पास सड़क पे, वह मॉल से 1215 मीटर दूरी पर था, ठीक है, और सड़क से मॉल के टॉप को इस तरीके से देखने में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में है, बिल्कुल सीट्स के साथ दृष्टि की कतार में थी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, और यह उससे 60 मीटर दूरी पर है पेड़, तो मॉल कितना लंबा है, मॉल की हाइट क्या है, आपको बताना है। अगर आप पूरा सवाल पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। चलो, सवाल को पढ़ते पढ़ते समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों, ये एक मॉल है, ये एक मॉल की बिल्डिंग है, एक शॉपिंग मॉल है, आप ऐसे समझिए, दिस इज द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल। अब आप यहां से ये जानने की कोशिश करो मेरे दोस्तों कि एक आदमी मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, तो ये होगी सड़क, ये होगी मेरे दोस्तों सड़क, ये सड़क हो गई। तो इस सड़क पर मेरे दोस्तों यहां पर एक आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, यहां पर आदमी। अब आप कहोगे सर आदमी की कुछ ना कुछ हाइट होगी, अभी आदमी, सवाल में आदमी की कोई हाइट नहीं बोली गई, यानी कि आदमी को बिल्कुल बोना मान के चलो, आदमी की हाइट 0 मान के चलो। मॉल के सामने आदमी की हाइट तो लगभग कुछ है ही नहीं, तो आदमी को बिल्कुल खत्म मान के चलो। ये जो आदमी है मॉल से कितनी दूरी पर है? ये आदमी जो है ये मॉल से 1215 मीटर दूरी पर खड़ा है, 1215 मीटर। ये आदमी मॉल से कितनी दूरी पर है? तो आप कहोगे सर 1215 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे बोला, और यही लाइन सवाल को खास बनाती है, यही लाइन सवाल जो है खास बनाती है। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट टॉप ऑफ ए ट्री विच इज बिटवीन हिम एंड द मॉल वाज एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ मॉल। यह आदमी, ये जो आदमी है, इस मॉल के टॉप पे, मॉल का टॉप हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये मॉल का टॉप हो गया, टॉप, ये मॉल का टॉप हो गया। ये आदमी इस मॉल के टॉप को इस तरीके से देख सकता है, ये आदमी इस मॉल के टॉप को इस तरीके से देख सकता है कि बीच में एक पेड़ आता है, ठीक है ना। ये आदमी मॉल के टॉप को इस तरीके से देख सकता है, क्या सुनिएगा, कि यहां बीच में एक पेड़ है, यहां जो है मेरे दोस्तों बीच में एक पेड़ है, बीच में जो है एक पेड़ है, क्लियर है, बीच में एक पेड़ है। तो आदमी मॉल को इस तरीके से देख सकता है कि जो पेड़ की चोटी है, ये जो पेड़ की चोटी है और ये जो मॉल का टॉप है, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये तीनों जो है मेरे दोस्तों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये पेड़ की जो चोटी है, ये पेड़ है मेरे दोस्तों, ये है पेड़, ये पेड़ है, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं मेरे दोस्तों। समझ में? ऐसा सवाल कह रहा है, सवाल को ढंग से पढ़ो। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का टॉप जो कि आदमी और मॉल के बीच में है ना, ये जो ट्री है ये आदमी और मॉल के बीच में है, बस एग्जैक्टली जो ट्री का टॉप है, एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट है जो मॉल को मिलाती है ना, इसी लाइन ऑफ साइट पर जो है ट्री का टॉप ये आ रहा है, ठीक है। द ट्री हाइट इज 20 मीटर, पेड़ की हाइट 20 मीटर है, पेड़ की जो हाइट है वो 20 मीटर है, पेड़ की हाइट 20 है। एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम, और ये जो पेड़ है ये आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है, ये पेड़ जो है आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा है मॉल कितना लंबा है, मॉल कितना लंबा है, आपसे पूछा है मॉल की हाइट क्या है। तो बेटा आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में ये वाला एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो सेम होगा, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम होगा, मुझे ये हाइट निकालनी है। अब देखो यहाँ देखो, जैसा रेशियो इस ट्रायंगल में छोटे में वैसा ही बड़े में भी होगा। अब यहाँ 60 का बटे 3 हो गया 20, 60 को 3 से भाग दे दिया 20 आया, तो यहाँ भी 1215 को 3 से भाग दे दो, 1215 को 3 से भाग दे दो, 405 मीटर। तो 405 मीटर मॉल बिल्डिंग की हाइट है, सी ऑप्शन आंसर है 405। 60 का 1/3 20, 1215 का 1/3 405, सेम रेशियो होगा। कर पाओगे? एकदम आसान सवाल है, कोई परेशानी है नहीं। ये टाइप 2 था, टाइप 2 खत्म, अब आगे चलेंगे थर्ड टाइप, आगे चलेंगे दोस्तों यहां पर थर्ड टाइप। चलो, और थर्ड टाइप के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। लेंगे जी सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बताएं जल्दी से क्या आंसर है। थर्ड टाइप बनाओ, करो। बारह सौ पंद्रह माइनस 60 नहीं है? ये मॉल और आदमी के बीच की टोटल दूरी 1215 है बेटे। चलो ये देखो, 2 क्वेश्चन है। एक सीढ़ी दीवार के सारे झुकी हुई है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 5/13। देखो ये दीवार है मेरे प्यारे, ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, और इस दीवार के जो सहारे एक सीढ़ी जो है झुकी हुई है, ये दीवार है,
और इस दीवार के सहारे ये एक सीढ़ी झुकी हुई है, इस प्रकार ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है झुकी हुई है, ठीक है। और ये सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो सीढ़ी है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 5/13 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, इफ द हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? बनाए। तो एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है दीवार के सारे झुकी हुई है और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 5/13 है। तो cos थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। भाई इस थीटा के लिए 90 डिग्री का कोण है, इस थीटा के लिए आपका बेस है 5, तो हाइपोटेनस आपका 13 हो जाएगा मेरे प्यारे भी 13 है। cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, 12 आ जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट लग गया। यहां से अगर cos थीटा 5/13 दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको रेशियो दिया है बेस बटे हाइपोटेनस का, तो परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा। अब सवाल बोला कि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, ये हमारी दीवार है, ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी का जो शीर्ष है इसकी जो ऊंचाई है ये 18 मीटर है, यानी कि एक तरीके से दीवार की हाइट बोली है, तो दीवार की जो हाइट है वो 18 मीटर सवाल में कही गई है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर, तो 12 की वैल्यू 18 मीटर है, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। तो पूछा है दीवार से सीढ़ी के फुट की दूरी बताओ। ये दीवार है मेरे प्यारे भाई, ये दीवार है और ये सीढ़ी का फुट हो गया, सीढ़ी का पैर हो गया। तो इस दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी 7.5 मीटर, 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी 7.5 मीटर। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 7.5। बात खत्म, ठीक ना। तो सिंपल सवाल है, इस टाइप को करने के लिए आपको ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भी, बताओ जवाब दीजिएगा। सवाल पढ़ते हैं। बोला है दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है कि यह आधार से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है। सवाल यह है कि एक दीवार है, ये एक दीवार है मेरे प्यारे भी, दीवार, ठीक है। दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है कि आधार से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 37/35। तो ये एक ऊंची दीवार है। अब इस दीवार के सहारे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इस दीवार के सहारे ये टिकी हुई है एक सीढ़ी, ये मेरे दोस्तों सीढ़ी है, ये सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है। अब बोला ये सीढ़ी आधार से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, तो ये आधार हो गया, आधार मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, आधार होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप बोलोगे हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये सीढ़ी आधार से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cosec थीटा 37/35। cosec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? 37, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 35। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 12। फिर 12 35 37 का ट्रिपलेट लग गया, 90 डिग्री के सामने 37 है, 35 है, तो 12 आ जाएगा। फिर से 12 35 37 का ट्रिपलेट लग गया, ट्रिपलेट होना चाहिए। बोला है सीढ़ी का पैर दीवार से 10.8 मीटर दूर है, ये सीढ़ी का पैर है बेटा, ये सीढ़ी का टॉप है, ये फुट है सीढ़ी का। सीढ़ी का फुट दीवार से कितनी दूरी पर है? ये सीढ़ी का फुट दीवार से इतनी दूरी पर है। सवाल में इसकी वैल्यू 10.8 मीटर दी है, 10.8 मीटर कितने गुना? तो 12 × 108 0.9 टाइम्स, 0.9 गुना। तो पूछा उस बिंदु की ऊंचाई क्या है जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है? उस बिंदु की ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ लेडर टचेस द बॉल? उस पॉइंट की हाइट बताओ जहां सीढ़ी का जो है टॉप दीवार को छूटा है। तो सीढ़ी का जो टॉप है दीवार को यहां पे छू रहा है, सीढ़ी का जो टॉप है दीवार को यहां पे छू रहा है। इस पॉइंट की हाइट आपसे यानी कि ये पूछिए, या फिर सीधा सीधा मैं कहूं आपसे दीवार की ऊंचाई पूछिए, दीवार की ऊंचाई। तो एक की वैल्यू 0.9 है, तो 35 की वैल्यू आएगी 35 गुणा 0.9, तो 27 और 4.5 31 मीटर। 31 मीटर सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। वे प्रवेश अत्र जी पहली बार में ही समझ आ जाना चाहिए, ये इतनी आसान सी चीज है। आपसे ये भी पूछ सकता, देखो 12 से 10.8, 12 में 108 होता है, दशमलव लगा हुआ है, तो 0.9 बार जाएगा। आपसे भी पूछ सकता है सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी की लंबाई पूछता तो 37 यूनिट किलो निकाल सकते हैं। आपको यहां पर कुछ भी देके कुछ भी पूछा जा सकता है, मेन चीज है डायग्राम बनाना, मेन चीज है डायग्राम बनाना। ध्यान सुनिएगा, जिन बच्चों ने कभी जिंदगी में मैथ ही नहीं पढ़ा वो ये सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन वो डायग्राम ही नहीं बना पाते। तो जब आप 25-30 सवाल कर लोगे तब आपको यह समझ आना शुरू होगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। सॉल्व करने में बड़ी बात नहीं है, डायग्राम बनाना जो है, डायग्राम का मीनिंग समझना बड़ी बात है। और बिना डायग्राम के इस चैप्टर के सवाल नहीं होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बिना डायग्राम के नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे करके दोस्तों मैंने आपको समझाया, बिल्कुल एक एक चीज दिखाते हुए कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं मेरे दोस्तों। शीट में अपलोड करवा दूंगा। प्रवेश अत्री जी मेहनत से पढ़ें, जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आप भी करें। कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा और ये सोचो कि सब कुछ समझ आने लगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। चित्र आप बनाएंगे एक स्टेप पे, और चित्र के अलावा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, चित्र में ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाकी जो है अब हम कल करेंगे। कल भी आपकी क्लास होगी सैटरडे को 11 बजे वाली, इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी, कल भी होगी क्लास, ठीक है। आज हम इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे बताओ। आनंद साहू कह रहे हैं सर टाइम वेस्ट होगा डायग्राम से। अच्छा बेटे, अगर आपका आनंद साहू टाइम वेस्ट होगा तो आप अपने दिमाग को इतना तेज कर लो कि ये जो डायग्राम है दिमाग में ही बन जाए, पेपर पर बनाना ही ना पड़े। आप इतना ट्रेन कर लो अपने दिमाग को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाकी कल करेंगे। बाय।